नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भास्कर ज्योति है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपके साथ मुखातिब हुआ हूं। आज परिचर्चा का विषय सिविल सेवा ना हो के कुछ विशेष परिचर्चा है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, आईआर कहते हैं, उसमें पीएचडी में रिसर्च कर रहा हूं। रिसर्च स्कॉलर हूं मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। पिछले 6 वर्षों से मैं जेएनयू में हूं। आप लोग लगातार हमसे यह प्रश्न पूछते रहे हैं कि जेएनयू में आईआर के कोर्सेस में दाखिला किस तरह से होता है, यदि किसी का एडमिशन हो जाए तो उसके बाद क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, किस तरह की नौकरियां मिलती हैं। तो आज इन्हीं तमाम चर्चाओं के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूं। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का विशेष रूप से आभार कि आपके साथ मुखातिब होने का, आपसे संवाद स्थापित करने का एक बार फिर से मौका मिला है। मैं इसके साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहने के साथ ही मैं अभी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में चयनित हुआ हूं 38वीं रैंक के साथ। तो आज इन्हीं बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करते हुए अपने करियर को अलग अलग दिशा में शेप कर सकते हैं। जिस भी दिशा में आप अपने करियर को ले जाना चाहते हैं, आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर्याप्त मौकाएं होती हैं कि आप उस दिशा में अपने करियर को मूव कर सके। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई होती है, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन कहते हैं, आईआर कहते हैं, तो उसमें दाखिला किस तरह से होता है। तो आपको मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में दाखिला 3 स्तर पे होता है। एक मास्टर्स के लेवल पे, जिसे एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, दूसरा एमफिल के स्तर पे, और तीसरा पीएचडी के स्तर पे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एमए या एमफिल या पीएचडी के स्तर पे किस तरह से जेएनयू में एडमिशन हो सकता है उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की पढ़ाई होती है, इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई होती है, वह शायद देश में इससे प्रतिष्ठित या इससे ऑथेंटिक पढ़ाई, इससे ओरिजिनल पढ़ाई कहीं और किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। आजादी के तुरंत बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह महसूस हुआ था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में विशेष रूप से इस तरह के संस्थान डेवलप करने हैं जो कि अच्छी पॉलिसीज बना सके, नीतिगत फैसले ले सके, सरकार को मदद कर सके। और उसी का नतीजा था कि इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जिस तरह से इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आप देखते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, आईआईटी, या इस तरह के जो भी इंडियन स्कूल्स हैं, उसी के तर्ज पे इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की स्थापना की गई थी। और आईसीडब्ल्यूए, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है, इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज चलती थी दिल्ली में। लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज को मर्ज कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ, तथा इसका नाम बदल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज कर दिया गया। तो दोस्तों, आजादी के बाद से ही जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जो कि बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र बना, वह काफी ज्यादा प्रचलित रहा। जो दुनिया भर के छात्र थे, मैं विशेष रूप से यहाँ पे दुनिया भर का उल्लेख कर रहा हूँ, भारत के छात्र तो चाहते ही थे कि किसी तरह इस संस्थान में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इस संस्थान में दाखिला मात्र से यह तय होता था कि आपका करियर बहुत अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप भविष्य में कभी भी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। बेरोजगारी तो एक अलग टर्म हो गई, आप मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो इन चीजों को आप कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षाएं रहती थी। इसलिए शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में छात्रों में दाखिला लेने की एक होड़ जैसी रहती थी। अभी हाल के दिनों में जब दाखिला में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्य कोर्सेस में भी दाखिला में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, तो उस स्थिति में इंटरनेशनल स्टडीज में भी दाखिला में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो इस बैकग्राउंड के मद्देनजर जब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल स्टडीज में आप किस स्तर पे दाखिला ले सकते हैं, किस तरह के बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है, तो आप पाएंगे कि आप देश के एक सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में, एक सबसे अच्छे कोर्स में यदि आप दाखिला पाते हैं तो आप निश्चित रूप से कम अपने करियर को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं एमए लेवल पे, जिसमें जो है सो आप फर्स्ट टाइम यदि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना चाहते हैं जेएनयू में, तो आप एमए के स्तर पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं।
तो एमए में आप यदि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जेएनयू का प्रोस्पेक्टस खोल के देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन का, तो उसमें आप देखेंगे कि एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम हु हैज डन बैचलर्स इन एनी कोर्स कैन टेक एडमिशन इन एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसका यह कहने का तात्पर्य है कि आप यदि किसी भी कोर्स में, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है बीटेक में, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने फॉरेन लैंग्वेज में एसएल में जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है वहां से फॉरेन लैंग्वेज में आपने बीए की डिग्री हासिल की है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस जो एकमात्र शर्त है जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा रखी जाती है कि आपको बीए में 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, 50% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप एमए इन इंटरनेशनल स्टडीज के लिए काबिल हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे तो आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। तो यह तो एमए लेवल पर किस तरह से दाखिला ले सकते हैं उसकी बात मैंने की। अब कई छात्र पूछते हैं कि क्या हिंदी माध्यम के छात्र, एक तो हुआ कि हिंदी विषय में ग्रेजुएशन जिन्होंने की है क्या वो एडमिशन ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र से आप आके आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें रुचि होनी चाहिए, आप उसमें कुछ करना चाहते हो। तो यह रुचि यदि है तो आप किसी भी क्षेत्र से आके इस क्षेत्र में एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी बात, कई छात्रों के मन में यह कुंठा होती है कि क्या हिंदी मीडियम के छात्र भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हिंदी मीडियम के भी छात्र एडमिशन ले सकते हैं। पहले सब्जेक्टिव परीक्षा होती थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एमए के स्तर पे, लेकिन पिछले साल से अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने लगा है। और पिछले साल तो हालांकि थोड़ी गलती हो गई थी एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने टेस्ट कंडक्ट किया था जेएनयू के एंट्रेंस का, तो उसने बस अंग्रेजी में ही क्वेश्चन को प्रिंट किया था। लेकिन इस बार से आशा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही प्रश्न रहेगा। तो जो हिंदी माध्यम के भी छात्र हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आप हिंदी माध्यम में प्रश्नों को जो है सो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देश के कई मतलब बड़े शहरों में होता है, जो भी मुख्य रूप से यदि राजधानी है तो हर एक राज्य के राजधानी में तो कम से कम परीक्षाएं होती ही हैं। राजधानी के अलावा भी यदि कोई बड़ा शहर है जिससे पिछले साल काफी मात्रा में, काफी संख्या में यदि छात्र इस परीक्षा के लिए बैठे थे, तो ऐसे शहरों में भी सेंटर बनाया जाता है, तो आप वहां से भी एग्जाम दे सकते हैं। और टोटल ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। जिस तरह से आपने कभी यदि बैंक का एग्जाम दिया होगा, एसएससी का एग्जाम दिया होगा, ऐसे लोग जो पूर्व में कभी नेट का एग्जाम दिए होंगे, तो उसी के तर्ज पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। और आप अपने शहर से बैठ के, आपके नजदीक के शहर से, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो पटना से, यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो भोपाल से, इस तरह से आप एग्जाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही आकर परीक्षा देनी है। तो यह हुआ कि आप किस तरह से परीक्षा दे सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि एमए के स्तर पे, चूंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रचलित कोर्स एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन ही है, तो कई बार छात्र पूछते हैं कि एमए के लिए किस तरह के पाठ्य सामग्री को फॉलो किया जाए। तो दोस्तों यदि आप देखेंगे तो एमए के स्तर पे इंटरनेशनल रिलेशन में 2 कोर्स है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की भी एक कोर्स है, उसके बारे में भी मैं ब्रीफली बता दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से मेरा फोकस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पे ही रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमए के स्तर पे 2 कोर्स है। एक तो पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआईएसएम कोर्स के रूप में जाना जाता है। दूसरा कोर्स है एरिया स्टडीज, इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज। अब दोस्तों इस दोनों कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप हालांकि किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एरिया स्टडीज का जो कोर्स है उसका जो अप्रोच है, उसके पढ़ाई की जो अप्रोच है वह एरिया बेस्ड है। अब एरिया का अर्थ क्या होता है? अब दोस्तों जैसे कि आप यदि पीएचडी या एमफिल के स्तर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो आपको पता होगा कि विश्व को हम बहुत सारे महादेशों में बांट के रखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जरूरतों के हिसाब से एरियाज में, सेक्टर्स में बांट के रखते हैं। तो उसकी पढ़ाई भी उसी एरिया के तरफ से होती है। जैसे मैं यदि अपने विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो जैसे मैं यूरोपियन स्टडीज में पीएचडी कर रहा हूं, तो यूरोप एक एरिया हुआ, उसी तरह से वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया एक एरिया हुआ, लैटिन अमेरिका एक एरिया हुआ। इसी तरह से हम यूएस या साउथ एशिया, दक्षिण एशिया,
तो इस तरह से एरिया वाइज अप्रोच से जब अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में हम पढ़ाई करते हैं तो उसे एरिया वाइज अप्रोच कहा जाता है। तो एक कोर्स जो इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज में है या अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का एमए के स्तर पे है, वह है एरिया स्टडीज का कोर्स। तो आप चाहे तो इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। और जो दूसरा कोर्स है, जो सबसे पुराना कोर्स है और जो सबसे प्रचलित कोर्स है, वो है PISM, पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज। दोस्तों, कमोबेश सिलेबस एक जैसा ही है, थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। उसमें जो मुख्य रूप से पढ़ाई जाती है, उसमें आपको लॉ की भी पढ़ाई, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल IR की जो थ्योरीज है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा कि रियलिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू रियलिज्म, इस तरह की जो थ्योरीज है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, तो इन चीजों को पढ़ाया जाता है। अब मैं ब्रीफली जरा सा पुस्तकों के बारे में यदि बात कर लूं, तो आपको एमए के स्तर पे किन किताबों को पढ़ना चाहिए जिससे आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध के पढ़ लीजिए, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, चाहे अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं। आप यदि इन पुस्तकों को किसी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में चयन हो जाएगा। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकलने वाली एक बेहतरीन किताब है, जिसके लेखक हैं बेलिस एंड स्मिथ। आप इस किताब को निश्चित रूप से 3 से 4 बार पढ़ें परीक्षा से पहले। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन जब भी आप पढ़ेंगे तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का इतिहास है वह वास्तव में देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का इतिहास है। तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास को भी अच्छे तरीके से जानना है। तो आप पोस्ट वॉर हिस्ट्री को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो पोस्ट वॉर हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? देखिए, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, यदि आप किसी विशेष पुस्तक को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करते रहें। लेकिन यदि आप मेरे रिकमेंडेशन को मानेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा, नॉर्मन लुई की एक किताब आती है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। आप उस किताब को पढ़ें। जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें जो आपको आती हैं, जैसे विश्व युद्ध से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज हुई, उसके बाद किस तरह का समझौता हुआ, लीग ऑफ नेशन का स्थापना कैसे हुआ, किस तरह से जो वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट एजेंडा था, या इस तरह के वर्साइल्स की ट्रीटी कैसे हुई, या इस तरह के जो भी प्रमुख चीजें हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो UNO की स्थापना कैसे हुई, किस तरह के हालात बने, इसराइल तथा पैलेस्टीन के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके बाद जिस तरह की तमाम ट्रीटीज हुई, चाहे वो मैड्रिड ट्रीटी हो या पोस्टडम ट्रीटी हो या जो यम किपुर वॉर हो, तो इन चीजों को आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के पूरे सिलेबस को समझ पाएंगे। और यदि समय मिलता है तो एंड्रयू हेवुड की भी एक किताब है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप इन 2 किताबों को पढ़ें, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेलिस एंड स्मिथ के द्वारा, तथा जो दूसरी बुक मैंने बताया नॉर्मन लुई की वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन दोनों किताबों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आएंगे, जिसमें एरिया स्टडीज में खास करके एरिया बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जो दुनिया में तमाम तरह की गतिविधि हो रही है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में, तो उससे आपको रूबरू होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है दोस्तों कि जो संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे विजन IAS, इनसाइट्स, इस तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का मेंस 365, जैसे विजन IAS का मेंस 365 इंटरनेशनल रिलेशन की किताब आती है, मैगजीन आती है, आप उसको अच्छे से पढ़ जाइए। वह हार्डली 100 पेज की एक बुकलेट होती है। उसको यदि आप ऊपर से नीचे तक पढ़ जाएंगे, आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा, तो आप साल भर की जो भी प्रमुख गतिविधि हैं उससे रूबरू हो जाएंगे, जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उससे रूबरू हो जाएंगे। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यदि कुछ किया गया है, IMF के द्वारा कुछ किया गया है, WTO के द्वारा कुछ किया गया है, तो इन तमाम घटनाओं से आप रूबरू हो जाएंगे और उस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स तथा स्टैटिक पार्ट आप दोनों ही कवर कर लेंगे, तो आप, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए क्या होता है कि लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से असफल हो जाते हैं कई बार जो है, सो आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। एक तरीका और है जो आपको करना चाहिए, चूंकि पिछली बार जो हुआ था ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, इसलिए अभी तक एक पैटर्न समझ में नहीं आ पाया है कि किस तरह का क्वेश्चन अगले साल पूछा जाएगा। जैसे पिछली बार कुछ क्वेश्चंस काफी आर्बिट्री थे, तो इन तरह के आर्बिट्रीनेस से यदि आपको बचना है तो आप एक काम कर सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में आपको पता होना चाहिए कि नेट की भी परीक्षा होती है। जब आप मास्टर्स कर लेंगे तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं।
तो नेट के परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है, साल में 2 बार नेट का एग्जाम होता है, वो आपको यूजीसी तथा सीबीएसई के वेबसाइट पर नेट का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लेंगे, कम से कम 10 साल का, 5 साल का भी कम से कम कर लीजिए, तो उससे आपको काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में जो भी विशेष चीजें हैं, जो स्टैटिक चीजें हैं, जो बार बार आती हैं, तो वह आपका कवर हो जाएगा और उससे आप फिर काफी आराम से, काफी सुलभता के साथ आप एग्जाम में बैठ सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह तो हुआ कि आप किस तरह से एमए के स्तर पे एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल तथा पीएचडी के स्तर पे दोस्तों 3 तरीके से एडमिशन होता है। एक तो एमफिल के स्तर पे यदि आपने मास्टर्स कर लिया है और आपको 55% मार्क्स है मास्टर्स में, तो आप एमफिल की परीक्षा दे सकते हैं। पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, फिर इंटरव्यू होगा। देखिए, कमोबेश आपको किताबें यहीं पढ़नी होगी, लेकिन फर्क क्या हो जाता है कि एमफिल तथा पीएचडी के स्तर पे आपको एरिया वाइज अप्लाई करना होता है। जैसे आपने यूरोपियन स्टडीज में अप्लाई किया, आपको पता है कि जब आप जेएनयू में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 विकल्प होता है, आप 3 सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। तो फॉर एग्जांपल, आपने यदि यूरोपियन स्टडीज, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में अप्लाई किया, ये 3 आपने चॉइस दिया, तो आपको इन तीनों चॉइसेस के, इन तीनों एरियाज की स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी। जो आईआर की नॉर्मल थ्योरीज है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जो रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, इन तरह की थ्योरीज है, जो घटनाएं हो रही हैं, वह सब तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रमुख घटनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में, आपके एरिया के स्पेसिफिक, साउथ एशिया के स्पेसिफिक, यदि यूरोप में फॉर एग्जांपल आप परीक्षा दे रहे हैं, यदि वहां पे ब्रेक्जिट से रिलेटेड कोई घटना हुई है, नई सरकार बनी है, उसके सोसाइटी में कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उन घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभी सारे सेंटर्स के बारे में तो एक एक करके बात करना काफी मुश्किल है, क्योंकि 12 से 13 सेंटर है इंटरनेशनल स्टडीज में, तो उन सारे सेंटर्स की तो बात मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो आपको बेलिसन स्मिथ की किताब पढ़नी ही पढ़नी है। तो दोस्तों, एमफिल के स्तर पे आप परीक्षा दे सकते हैं। किसी का यदि पहले से जेआरएफ क्लियर है मास्टर्स के बाद, तो वो सीधा जेआरएफ के बेसिस पर इंटरव्यू दे सकते हैं, उनको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वह सीधा जेआरएफ के आधार पे इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और वह सीधा परीक्षा देंगे। यदि इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं, उनको एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना होगा, जिसे हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। यदि उसके आधार पर उनका चयन होता है तो फिर उनका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, तो यह था कि आप किस तरह से एमफिल के स्तर पे, पीएचडी के स्तर पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि आपने यहाँ से एमए कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या विकल्प होता है कि आप किस तरह से अपने करियर को शेप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बात तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में जेएनयू से यदि एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, तो आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की डिग्री है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास तमाम तरह के विकल्प होते हैं। सबसे पहले विकल्प में यदि बात करूं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्पेसिफिक विकल्प क्या है आपके पास, आप किसी भी थिंक टैंक जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में काम करता है, आप उनके साथ जुड़ के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में पॉलिसी बनाने का काम कर सकते हैं। ऐसे कुछ थिंक टैंक का जैसे मैं नाम लूं तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF का आपने नाम सुना होगा। काफी प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, जो कि भारत सरकार को हेल्प करती है पॉलिसीज बनाने में। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि डायलॉग्स होता है, जिस डायलॉग में हर एक देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं या जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, वह इस तरह के मीटिंग्स में भाग लेते हैं और इस मीटिंग को करवाती है ORF। तो आप ORF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। फिर मैंने पहले भी बताया था इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स को 2002-3 के आसपास भारत सरकार ने प्रीमियर इंस्टीट्यूट के रूप में रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो आप इस तरह ICWA के साथ जुड़ सकते हैं। फिर VIF, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, PRS लेजिस्लेटिव के साथ जुड़ सकते हैं। IDSA, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल PhD के स्तर पे डिसआर्मामेंट की भी पढ़ाई होती है, डिफेंस की भी पढ़ाई होती है। तो आप इस तरह की यदि पढ़ाई करते हैं तो इंडियन डिफेंस एनालिसिस इंस्टीट्यूट जो है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, वहां भी काम कर सकते हैं। तो यह तो हुआ थिंक टैंक। किसी भी थिंक टैंक में यदि आप एमफिल PhD के स्तर पे जुड़ेंगे तो आपको बतौर रिसर्च असिस्टेंट रखा जाएगा और आपके काम के आधार पे वहां पे आपको ऑनरेडियम दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। देखिए, ये कोई फिक्स्ड सैलरी तो होती नहीं है, आपके काम करने के आधार पे। NMF एक बहुत ही अच्छा, बड़ा, बहुत ही नामी थिंक टैंक है, जिसे नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन कहते हैं। वह भारत की जो मैरीटाइम पॉलिसीज हैं उसको बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है भारत सरकार के। तो एक तो हुआ कि आप थिंक टैंक के साथ जुड़ सकते हैं।
दूसरा दोस्तों, आपने माननीय सांसद श्री शशि थरूर के भाषण में बार बार सुना होगा कि भारतीय विदेश सेवा को स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत है। जो संघ लोक सेवा आयोग के तहत आईएफएस अधिकारी चुन के आते हैं, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती है किसी एरिया की। तो इन चीजों पर अमल करते हुए भारत सरकार ने एक प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उनको सीधा सीधा बतौर कंसल्टेंट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो अपॉइंट करेंगे। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में था और इसे एक बार किया भी गया, दुर्भाग्यवश इसे दूसरी बार अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे फिर से किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास एमफिल की डिग्री है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में, और दोस्तों आपको पता है कि बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में इंडिया में एमए और एमफिल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाया जाता है। मेरे नॉलेज में तो एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, इसके अलावा एक जिंदल स्कूल है जिसकी डिग्री काफी ज्यादा महंगी होती है। जो पढ़ाई आप जेएनयू में मिसाल के तौर पे 500 रुपया में कर सकते हैं, उसके मतलब जिंदल स्कूल में मेरे एक परिचित ने एमए की पढ़ाई की है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में, और उसके एक सेमेस्टर का फी एमए के स्तर पे लगभग 2.5 लाख रुपया था। तो मतलब आपको पूरी डिग्री लगभग 7-8 लाख रुपए में होगी एमए में। तो आप समझिए कि वह प्रैक्टिकली फिजिबल तो होता नहीं है कि भारत जैसे देश में जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला बच्चा होता है वह इस तरह के स्कूल में पढ़ सके। बाकी मेरे नॉलेज में जो दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की विशिष्ट रूप से कोई डिग्री नहीं दी जाती है। हाँ, कोई पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन को लेकर आगे अपना पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन खास करके अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में ही पीएचडी हो, एमफिल हो, तो वह नहीं होता है। तो इस तरह से जब भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि एमफिल डिग्रीधारियों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में कंसल्टेंट के रूप में रखा जाएगा, तो एक तरह से जेएनयू वालों के लिए काफी ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी खुल गई थी। और जो सबसे पहला रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कंसल्टेंट को, आप समझिए आपने जस्ट एमफिल किया, एमए के बाद आपकी उम्र उस समय मान के चलिए 22 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल उम्र होती है, और उसमें आपको मतलब 1 लाख रुपए का पैकेज दिया गया था। तो यह एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा और भी ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में यदि किसी को विशिष्ट रूप से कोई डिग्री है तो उन्हें वह हायर करेंगे सीधा सीधा। तो एक तो यह एवेन्यूज हो गया। उसके बाद अब हम दोस्तों चलते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। देखिए, जो विभिन्न एम्बेसीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूरोपियन स्टडीज की पढ़ाई की है। अब यूरोपियन यूनियन, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन एक 28 देशों का समूह देश है, एक समूह संघ है, और उसमें बहुत सारे देश हैं। उसमें जैसे इंग्लैंड भी था कुछ समय तक, अभी तो ब्रेग्जिट होने के बाद निकल गया, लेकिन महत्वपूर्ण देश जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, उनकी तो एम्बेसीज भारत में अलग से हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश जो कि इंडिपेंडेंटली अपने एम्बेसी को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब ऐसे एम्बेसीज जब भारत में आते हैं तो उनको इस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है जो कि भारत के भी समाज को समझे, भारत के भी अर्थव्यवस्था को समझे, साथ ही साथ उनको यूरोप के भी अर्थव्यवस्था की, उनके भी समाज की, उनके भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र जिन्होंने किसी खास एरिया में पीएचडी की है, एमफिल की है, फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया में, तो उसे वेस्ट एशिया से बहुत सारे एम्बेसीज से कॉल आ जाता है कि आप आइए, आप अमुक क्षेत्र में काम कीजिए। यदि आपको एम्बेसी में कोई इस तरह का एंगेजमेंट मिलता है तो वहां भी आपको काफी अच्छा पैकेज दिया जाता है, और वह इंटरनेशनल वैल्यू के अनुसार दिया जाएगा, मतलब उनके करेंसीज के हिसाब से दिया जाएगा, तो इंडियन टर्म्स में वह काफी ज्यादा अच्छा पैकेज माना जाता है। तो एक तो यह हो गया कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरा एंगेजमेंट दोस्तों आप यह रख सकते हैं कि जैसे बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं निकलती है, जर्नल्स निकलती है, जैसे नाम टुडे, जो कि वर्ल्ड फोकस, ये सब खास करके, या साउथ एशिया जर्नल, ये सब खास करके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ही जर्नल या पत्रिकाएं हैं। यदि आपके पास एमफिल, पीएचडी, एमए की डिग्रीज हैं तो आपको अलग अलग स्तर पे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि सिर्फ आप एमए हैं तो आपको एडिटोरियल टीम में जो है सो रख दिया जाएगा किसी छोटे भूमिका में। यदि आपने एमफिल और पीएचडी किया है तो हो सकता है आपको फुल प्लेज एडिटोरियल बोर्ड में एज एन एडिटर रखा जा सकता है। तो एक तरह का एंगेजमेंट यह भी है कि आप इस तरह के पब्लिशर्स के साथ जुड़ सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टर के रूप में काम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट जो है सो रिसर्चर के रूप में काम कर सकते हैं। तो यह तो हो गया खास करके यदि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में आप कोई अपॉर्चुनिटी, यदि कोई अवसर देख रहे हैं तो यह। उसके बाद जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसमें तो हमेशा कोई भी किसी भी डिग्रीधारी के लिए आसान होता है, या किसी भी डिग्रीधारी के लिए वह जो एवेन्यूज होता है वह खुला हुआ होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं,
अब दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से यदि आप जेएनयू से करेंगे तो क्या फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, अभी जो यूपीएससी बोर्ड की मेंबर हैं सुजाता मैम, वह कभी जेएनयू के में ही पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हुआ करती थी। अभी जो हमारे देश के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर साहब, वो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के छात्र हुआ करते थे। तो आपका एक अलग सर्कल बन जाता है जब आप एक विशिष्ट लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपका एक अलग सर्कल मिल जाता है। मैं मतलब यह बात कितनी प्रासंगिक है मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा मतलब पाया गया है कि यदि सुजाता मैम के बोर्ड में किसी का इंटरव्यू हुआ तो उनसे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछा गया और उनको अक्सर अच्छे अंक भी मिले हैं। तो मतलब एक तरह की लॉबी ग्रुप काम करती है, एक तरह का मतलब अच्छा फ्रेटर्निटी जैसा डेवलप हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन आप पॉलिटिकल साइंस के साथ आप यूपीएससी में ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। अब जेएनयू की फैकल्टीज इतनी अच्छी हैं कि वहां जो पढ़ाई आपको करवाई जाएगी, देखिए वहां पे कोई अटेंडेंस नहीं था कुछ समय पहले तक, लेकिन फिर भी 100% स्टूडेंट्स जो है सो क्लासेस अटेंड करते थे, क्योंकि फैकल्टीज इतने अच्छे थे। वर्ल्ड रिपुटेशन के फैकल्टीज थे इंटरनेशनल रिलेशन में, अभी भी हैं। तो मतलब आपको जिस तरह की पढ़ाई वहां पे करवाई जाएगी, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप यूपीएससी में बहुत ही अच्छा अंक के साथ पास कर जाएंगे। फिर यदि आप आईएफएस चूज करते हैं तो वहां आपके डिग्री के बदौलत आपको कुछ स्पेशलाइज्ड जो है सो काम मिल सकता है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि आप यदि आईएफएस बनते हैं यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद, तो आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करना होता है। जैसे मैं जब यूरोपियन स्टडीज में था तो मैं मतलब हमें एक लैंग्वेज पढ़ना होता था मैंडेटरीली। तो हमारे पास फ्रेंच या जर्मन का ऑप्शन था, तो जैसे मैंने फ्रेंच पढ़ा, तो कल को यदि मैं फॉर एग्जांपल आईएफएस में सेलेक्ट हो जाता हूं, तो वहां पे यदि मुझे कोई लैंग्वेज ऑप्ट करना है तो मैं फ्रेंच ऑप्ट करूंगा, क्योंकि उसकी जानकारी मुझे पहले से है। तो मैं किसी अच्छे जगह पे मतलब मैं अपने तरीके से मैं किसी कंट्री में जा सकता हूं, मैं उस चीज को चूज कर सकता हूं। तो ये सब कुछ मतलब फायदे हैं जो कि दूरदृष्टि में यदि दूर के तरीके से सोचा जाए, बहुत लंबे तरीके से सोचा जाए, लंबे करियर गोल के रूप में सोचा जाए, तो ये आपको मदद कर सकता है। तो आप इस तरीके से भी अपने करियर को सोच सकते हैं। दूसरी बात है, यह सिर्फ इंटरनेशनल अध्ययन से या अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से संबंधित नहीं है। आप यदि इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेते हैं तो जेएनयू के लाइब्रेरी फैसिलिटीज का काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। वहां पे अच्छी किताबें हैं, तो वहां पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब कई मित्रों का पढ़ते पढ़ते एमए करने के बाद इंटरेस्ट जग जाता है रिसर्च के फील्ड में, तो वह एमफिल तथा पीएचडी कर लेते हैं। एमफिल तथा पीएचडी कर लेने के बाद आपके लिए जो है सो एकेडमिक्स का रास्ता खुल जाता है। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज नहीं, सिर्फ सरकारी कॉलेजेस नहीं, आपको तमाम तरह के, यदि आप जेएनयू से पास आउट हैं तो तमाम तरह की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, इन सब में बहुत अच्छे पैकेज पे वो लोग एमफिल के टाइम से ही, मतलब आपने एमए कर लिया, एमफिल में यदि इनरोल्ड हैं तो उस टाइम से ही आप वहां पे पढ़ा सकते हैं। यह अलॉट भी है कि आप यदि एनसीआर एरिया में ही कहीं जॉब कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर, तो आपको यहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी, आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ करियर प्रोस्पेक्ट हैं। अब देखिए, कई मित्रों के मन में यह सवाल होता है कि हमने एमए की डिग्री कर ली, उसके बाद क्या प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, जेएनयू कोई मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अब तो खैर वहां पे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होने लगी है, लेकिन मैं विशेष रूप से आईआर के कोर्सेज की बात करूं तो वहां पे एज सच प्लेसमेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है कि आपने डिग्री पूरी की और उसके बाद कोई कंपनी आई और आपको क्लास से उठा के लेके चली गई। लेकिन हाँ, जेएनयू की डिग्री अपने आप में इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री होती है कि आप यदि उस डिग्री को लेके किसी भी थिंक टैंक में जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको एक तहजीब के साथ आपको देखा जाएगा। तो आपको मतलब कभी भी बेरोजगारी महसूस आप नहीं करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना ही उदाहरण बताऊं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के आधार पे मैं दिल्ली के बहुत सारे जो यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, मैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के रूप में एज ए फैकल्टी जुड़ा हुआ था। मैं वहां पढ़ा रहा था, मुझे काफी अच्छा वहां पे एक तरह से कहा जाए तो पैकेज भी मिला हुआ था। तो इस तरह का भी काम आप कर सकते हैं। अब आपको चुनना है कि आप किस रास्ते पे आपको जाना है। तो यह कुछ चीजें थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से बार बार जो है सो मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से पूछा जा रहा था। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के भी माध्यम से कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे उनके एडमिन के द्वारा। तो आज इन प्रश्नों पर मुझे आपके साथ चर्चा करने का मौका मिला। आशा है कि आपकी बहुत सारी जो कुंठाएं होंगी वह क्लियर हो गई होंगी
और इसके अलावा भी यदि आपके मन में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई संदेह है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो फिर मैं वहां पे आपके समस्याओं का समाधान करूंगा, निश्चित रूप से उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का एक बार बहुत बहुत फिर से आभार, धन्यवाद कि आप सबके साथ जुड़ने का एक बार फिर से मौका मिला। इसी तरह मैं आपके साथ भविष्य में भी संवाद करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद।